कावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज़ अ सीरीज़, एक सीरीज स्टार्ट किया है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ बिकॉज इसमें वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियसली आए हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल पर नया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, है ना। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव प्रोवाइड किया गया है? तो ये करेक्ट आंसर इसका सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं। Under the directive principle of a state policy, up to what age of children they are expected to be provided free and compulsory education? तो करेक्ट आंसर है 14, 6 से 14 या फिर अप टू 14 कह सकते हैं। 14 साल के एज तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना है स्टेट को। स्टेट मतलब यहाँ पे नेशन की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो करेक्ट आंसर है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर सी। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, और पार्ट 1 में जो है वो टेरिटरी से रिलेटेड है पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बियर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मोरल फिलोसफी? तो इसमें से चुनना है कि गांधी का कौन सा मोरल फिलोसफी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें, दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल। तो गांधीयन को चुनना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये है सोशलिस्ट। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, ये भी सोशलिस्ट ही है, या फिर लिबरल है, सॉरी। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, ये गांधी जी की थ्योरी है, गांधीयन प्रिंसिपल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का सी। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ पे मेंशन है? तो ये आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 51 नंबर 51 नंबर आर्टिकल में मेंशनड है। नेक्स्ट है, द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल है 36 से 51, 36 to 51 जो आर्टिकल है, दिस इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं। बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये 47 अमेंडमेंट एक्ट लाके इसमें बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो ऊपर है फंडामेंटल राइट के, बट ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution of India? The state shall endeavour to। तो ये 3-4 बातें हैं इसमें। एक तो इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए है ये, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ये तीनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर? किस में लेड डाउन किया गया है? तो ये लेड डाउन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन द आंसर विल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर है, गांधीयन प्रिंसिपल है। राइट टू वर्क, ये भी है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये भी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वेनियंस, हु टोल्ड दिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखिए ऑप्शन से आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 है
द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये करेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर दे आर नॉन जस्टिएबल। जस्टिएबल में क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिएबल है, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी उस तरीके की नहीं है हमारी, इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश, किस लिए किया गया है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है आपको इन सारे प्रोविजंस को अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्रेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और करेक्ट चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला देखिए, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 2 and 3 आर करेक्ट, रेस्ट ऑल इज नॉट करेक्ट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने डील कर लिया, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इससे एक आधा क्वेश्चन फंसता है कई बार। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो है, ये फॉलो नहीं है, फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 है, इनिशियली 10 हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन बाद में एक ऐड किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, बाई विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लाया गया था आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 42 के द्वारा, ठीक है। और इसको बहुत सारी चीज़ों को जनता सरकार ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसको नहीं ख़त्म किया गया था, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट को इंजॉय करते हैं तो ड्यूटीज़ भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002, just a second, right to education act 2002 was introduced to help which of the following group of society। तो राइट टू एजुकेशन लाया गया था किसके लिए, ताकि चिल्ड्रन जो है 6 से 14 साल के बीच वाले, उनको जो है एजुकेशन का राइट मिल सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको अगेन कंसीडर करना इन सारे स्टेटमेंट को और करेक्ट इसमें से चुनना है। पहला देखिए, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी सही है। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कास्ट हिज हर वोट इन जनरल और स्टेट इलेक्शन सो एज टू मेंटेन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपकी लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू एग्जिस्टेंस फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर इसका है 1976। कब, 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए न्यू चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी। 8th देखते हैं, बाय व्हाट टर्म द 10 कमांडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड, इसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, देखना पड़ेगा आपको। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इट्स नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये डीपीएसपी में आता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये फंडामेंटल राइट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड आपको देखना है,
ABCD में दिया गया है पार्ट को उसमें क्या है बातें वो आपको चुनना है। पार्ट 2 में क्या है सिटीजनशिप, तो ये तो गलत है। पार्ट 3 में क्या है फंडामेंटल राइट, तो ये भी गलत है, उल्टा कर दिया यहाँ पे। पार्ट 4A में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यही सही है दोस्तों। पार्ट 4 में ए में फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 5 में तो आपको पता ही है कि DPSP है पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP भी नहीं है पार्ट 5 में, पार्ट 5 में कुछ और है। पार्ट 4 में है DPSP, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको करेक्टली मैच चुनना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, देखना पड़ेगा। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ओके, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है, पार्ट 4A में। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट चुनना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या ये पार्ट है फंडामेंटल राइट का? जी हाँ बिल्कुल है। बोला आप राइट इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14th का आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, और इसमें सवाल होगा 1 2 3। नेक्स्ट है which of the following statement regarding the fundamental duties contained in the constitution of India are करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट जुरिडिक्शन, गलत है। फंडामेंटल राइट को ही इन्फोर्स किया जा सकता है, रिट को नहीं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट एडॉप्शन, गलत है, ये तो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था, तो 2 गलत हो गया 1 और 2, तो जहाँ 2 है वो भी गलत कर दीजिए, तो सी भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 ओनली, ठीक है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है बट आप देख लीजिए फिर भी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो 3 और 4 ही करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, देखना है आपको। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज दिस इज अ लीगल राइट, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखना पड़ेगा। नंबर 1 टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, दिस इज करेक्ट, and then to protect the weaker section of from social injustice, this is a DPSP not a fundamental duty, तो 2 तो होगा नहीं, 2 जहाँ जहाँ है काट दो, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 2 इसमें भी है, ये नहीं होगा, 2 यहाँ भी है, ये नहीं होगा, 2 यहाँ भी है, नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो गया सी, 19 का सी हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लो। 3 नंबर ऑप्शन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी सही है। टू स्ट्राइव towards excellence in all spheres of the individual collective activity, this is also correct, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनियन एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके बाद देखना है हमें, चलिए इसको डील कर लेते हैं। प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एक एक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज रायसीना हिल सिचुएटेड, तो रायसीना हिल कहाँ पे, ये राष्ट्रपति भवन
के पास ही सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रायसीना गार्डन या फिर रायसीना हिल जो है ना, वो राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास है, छोटा सा हिल है, आप कभी दिल्ली जाओगे तो दिख जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय इमरजेंसी पावर्स ऑफ, किस तरीके की, 2 तरीके की, 3 तरीके की, किस तरीके की पावर करते हैं, तो ये प्रोसेस करते हैं 3 तरीके की पावर, ठीक है। इमरजेंसी जो है, एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और एक प्रेसिडेंट रूल होता है, वो भी एक इमरजेंसी होती है। तो 3 तरीके की इमरजेंसी प्रोसेस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन ऑफ हिज पोस्ट, तो प्रेसिडेंट जो है कितनी बार भी उनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रेसिडेंट कई बार भी बन सकते हैं, कितनी बार भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं, ठीक है। और बाकी सारी ये जो अपॉइंटमेंट है ये सब स्पीकर अपने प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जैसे कि CJI है ना, इसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो एयरफोर्स के हेड होते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी, ये तीनों जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन, टू हुम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, किसको देंगे, तो वो देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, बिकॉज कितनी बार भी इनको बनाया जा सकता है और कोई भी एज का लिमिट इनके लिए नहीं है। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाई, किसने डिजाइन किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, एडविन लुटियंस। लुटियंस गार्डन देखा होगा आपने, लुटियंस रोड देखा होगा दिल्ली में, ये लुटियंस जो है एडविन लुटियन, इन्होंने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी मंथ्स, तो करेक्ट आंसर है इसका 6 मंथ्स के लिए रिमेन रह सकता है, उसके बाद अगर लोकसभा चाहे तो उसको एबोलिश कर सकती है। नेक्स्ट है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन इम्पीच कर सकता है, कौन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, ईदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बनाया जाता है जिसमें मेंबर्स होते हैं by electoral collegium consisting of the elected members of both houses of the parliament and state assemblies, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, कितना एज होना चाहिए उनका, तो 35 साल तो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए, तभी वो बन सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है 35 साल। अब 25 साल के लौंडे को नहीं बनाया जा सकता प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय नंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें नहीं होता है, तो आपका पूछा है नहीं होता है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देख लीजिए इसमें वाइस प्रेसिडेंट ही डू नॉट होल्ड इन ऑफिस इन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये तो नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ UPSC, कौन सा इसमें पूछा है कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या हेल्ड किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, गवर्नर ऑफ स्टेट। बाकी जो है ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लीजर पे काम नहीं करते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट इसलिए रखा जाता है बिकॉज जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यही इंडिपेंडेंट नहीं होगा, प्लीजर पे काम करेगा राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति जो बोलेंगे वही काम करने लगेगा, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट रखा जाता है। इनका अपॉइंटमेंट भले प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनका रिमूवल प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, एक प्रोसेस है उसके द्वारा किया जाता है। चेयरमैन ऑफ UPSC अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है UPSC, इसके भी चेयरमैन को बहुत सारी राइट्स दी गई हैं इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, ताकि अनबायस्ड काम कर सके। वाइस प्रेसिडेंट भी प्लीजर पे काम नहीं करते प्रेसिडेंट के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट देखते हैं, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है। ऑप्शन देखिए, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गलत, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गलत, द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये भी गलत, द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लोकसभा। करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट को इन सारे, ठीक है, और करेक्ट आंसर चुनना है। द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइंड बाई एटलीस्ट 15 electors एज प्रपोजर एंड 50 एज सेकेंडर। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज 25,000। ये भी सही है, दोनों करेक्ट है। बी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 2। नेक्स्ट है, आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, करेक्ट आंसर चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकमेंडेशन। क्या ये सही है? नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंस इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का देखना है आपको, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। प्रेसिडेंट कौन थे पूछा है। पीएम तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेम किया था। प्रेसिडेंट कौन थे आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के द्वारा, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आपको अगेन इन सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। पहला देखिए, द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। सही बात है ये तो। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 19 का सी। 20वां देखते हैं, Who holds the power to appoint the nominees from Anglo-Indian community in Lok Sabha? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, बट ये अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन जो है वो नहीं चुने जाते हैं, तो पहले के हिसाब से ये सही था, अभी तो ख़त्म ही कर दिया गया है। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं आपसे पूछा है, ठीक है। इंडिया के कौन हेड होंगे? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव, ये स्टेट में आप यूपी बिहार मत समझना, यहाँ पे नेशन की बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव हेड यही होते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड होते हैं। एक्चुअल हेड जो है, पॉलिटिकल हेड या फिर रियल हेड जिसको कहते हैं, वो पीएम होते हैं, बट नॉमिनल हेड तो यही होते हैं प्रेसिडेंट। इन्हीं के नाम पे सब कार्रवाई होती है। आगे बढ़ते हैं, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा? तो एक कौन से सिस्टम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं, जहाँ पे वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट नहीं होता है इलेक्शन इनका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द, किसके द्वारा रिकमेंडेशन मेड किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो सेटअप करने का पावर है वो प्रेसिडेंट को ही है। अंडर आर्टिकल 280 में हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, ताकि मोडस ऑपरेंडी, कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में पैसा जो कलेक्शन है वो डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेक्ट आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ए। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, बताइए। करेक्ट आंसर है इसका पार्लियामेंट, बाई पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती है, तो बाई पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी किया जाता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट भी, ये तीनों अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। एक्टिंग चीफ हो, चीफ ऑफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, ये सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अगेन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ, बहुत बार पूछा जाता है सवाल, आपको बताना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, बिल्कुल सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत है। यहाँ पे बोथ द हाउस स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा, ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, दिस इज करेक्ट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 2 नहीं होगा, 1 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी 30th का सी। नेक्स्ट देखते हैं, द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन, कितने महीनों में इसको भर देना है, इससे ज़्यादा जो है खाली नहीं रह सकता, ये है 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर ही प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट वो भर देना है, इससे ज़्यादा ये खाली नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है, हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब भी किसी भी लॉ के उसमें प्रेसिडेंट को समझ नहीं आता है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस होगा वो उसको प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, 32nd का बी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं ऑन द मैटर ऑफ लॉ। द सिंगल इंस्टेंस ऑफ यूनेनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज इलेक्शन ऑफ, यूनेनिमस मतलब सर्वसम्मति से कर दिया गया था, एक ही बार हुआ है, दिस इज नीलम संजीवा रेड्डी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन अपॉइंट किए जाते हैं, क्या वो वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, या फिर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, आपको करेक्ट आंसर चुनना है। 34th का हो जाएगा 2 and 3 ओनली। 1 जो है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये इनके द्वारा नहीं चुने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 34 क्वेश्चन हमने देख लिया है, 35 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए जियोग्राफिकल एरिया ए शेड्यूल्ड एरिया, तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है समय समय पे उनको लगता है कि कोई एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो वो कर सकते हैं, ये इनके पास पावर है। नेक्स्ट है, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज ऑन हुम फॉलोइंग, तो देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो नॉमिनल हेड है, वो रिप्रेजेंट तो करते हैं नेशन को बट वो लीड नहीं करते, लीड कौन करता है, पीएम, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट जो है, ये डिक्टम जो है प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को ये पावर है, या तो लोकसभा उसको इनिशिएट कर सकती है या फिर राज्यसभा कर सकती है, तो दोनों को पावर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज अंडर द, किस केस में कर सकते हैं, आपको आर्टिकल बताना है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 के तहत जब प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर की भी ड्यूटीज़ जो है वो कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सर्कमस्टांसेज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 39 का हो जाएगा, रिटर्निंग ए फाइनेंस बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ये इनके पास पावर नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है इनके पास, ठीक है, कि वो फाइनेंस बिल को रिकमेंड कर सके फॉर रिकन्सिडरेशन, एक बार इनके पास आ गया फाइनेंस बिल तो इनको अप्रूव करना ही करना है, तो करेक्ट आंसर है बी, रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है और आपको करेक्ट आंसर चुनना है। एसर्शन पहले देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए बिल पास्ड बाई टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, क्या दिया है, ए बिल पास्ड बाई टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। तो आपको क्या आंसर लगता है, इसको आपको बताना है। दोनों करेक्ट है। तो क्या आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। 41 देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, कौन इसको इम्पीच कर सकता है? तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रिपीटेड सवाल हो गया। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ, मतलब किससे लिया गया है, किससे लिया गया है? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से लिया गया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से? 1947 से तो ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें तो हमने बेसिकली भारत को दो भागों में बांट के हमने आज़ादी पाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान था कि प्रेसिडेंट जो है, उस समय प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे। वायसराय को ये पावर था कि वो ऑर्डिनेंस वो जारी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन सी अथॉरिटी उनको दी गई है आपको देखना है। रियल एंड पॉपुलर, गलत है, रियल पावर नहीं है उनके पास। टाइटुलर एंड डिज्योर, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है 43 का करेक्ट आंसर है 2 and 4 ओनली। जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास पॉलिटिकल एंड नॉमिनल पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल पावर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज रियल तो है ही नहीं, टाइटुलर भी इनके पास नहीं है, डी जोर भी नहीं है। देखते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनल ही सही, लेकिन सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना वो प्रेसिडेंट में ही निहित हैं। नेक्स्ट है द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी द शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द फॉलोइंग। ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि कौन से कास्ट को शेड्यूल कास्ट में रखना है या नहीं रखना है। दिस डिसीजन इज मेड बाय प्रेसिडेंट ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स हु ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो देखना है आपको, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फिर कौन आए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे। फिर कौन आए थे? फिर आए थे जाकिर हुसैन और फिर बीबी गिरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो ये कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट ओनली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। नेक्स्ट है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्पेक्ट ऑफ a particular state, then correct answer हो जाएगा then the power of legislature of the state shall be exercised by or under the authority of parliament। correct answer B हो जाएगा। next देखिए, in the event of vacancy in the office of president and vice president of India the person who perform the duty of president, कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन ड्यूटी करेगा प्रेसिडेंट की? वो करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत सारे रिपोर्ट ये रखते हैं पार्लियामेंट में, उसमें से एक होता है रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, देन रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी रखते हैं। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी इनको पार्लियामेंट के पास रखना पड़ता है। द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी इनको पार्लियामेंट के पास रखना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
सॉरी, इसमें ना एक नहीं रखते हैं शायद, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं रखते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, बाकी सब इनको रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखना पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, हमने प्रेसिडेंट देख लिया, फटाफट हम लोग वाइस प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत आसान से छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। या फिर दोस्तों एक काम करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑनवर्ड वाली जो भी सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।